90% जूनियर वकील सिविल वाद पत्र प्लेंट ड्राफ्ट करते समय एक ही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो फैक्ट्स लिखने के बजाय सबूत लिखने लगते हैं। और नतीजा? ट्रायल शुरू होने से पहले ही जज उस वाद पत्र को खारिज कर देता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके मुवक्किल का मामला ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पहले ही दिन कोर्ट से बाहर हो जाए, तो इंटरनेट के पुराने टेम्पलेट्स कॉपी करना बंद कीजिए। आज के इस मास्टर क्लास में मैं आपको वो सटीक 5 पॉइंट फॉर्मूला दूंगा जिससे आप एक प्रो की तरह बिल्कुल अचूक और एयरटाइट वाद पत्र ड्राफ्ट कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का मील का पत्थर माइलस्टोन पार कर लिया है और हमें आधिकारिक तौर पर YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड मिल चुका है। यह कामयाबी आप सभी की है और आपके इस निरंतर प्यार और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप यहां नए हैं और इसी तरह कानूनी जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही देश में कानूनी जागरूकता फैलाने के हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सिर्फ 59 रुपये या 119 रुपये प्रति माह देकर हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपके इस अटूट विश्वास, भरोसे और सहयोग के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा। भाग 1, प्रस्तावना और वाद पत्र का न्यायशास्त्र संबंधी उद्देश्य। सिविल ड्राफ्टिंग के इस व्यापक मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेट के सामान्य टेम्पलेट्स को एक तरफ रख रहे हैं, शॉर्टकट तौर तरीकों को छोड़ रहे हैं और एक सिविल वकील के तर्कश के सबसे महत्वपूर्ण हथियार यानी वाद पत्र प्लेंट की गहराई में उतर रहे हैं। चाहे आप कानून के छात्र हों, न्यायिक सेवा जुडिशरी के आकांक्षी हों, इंटर्न हों या सिविल मुकदमों के शुरुआती वर्षों का सामना कर रहे एक जूनियर एडवोकेट हों, एक त्रुटिहीन वाद पत्र तैयार करने की आपकी क्षमता ही आपके शुरुआती करियर को तय करेगी। एक खराब तरीके से ड्राफ्ट किया गया वाद पत्र एक संरचनात्मक आपदा की तरह होता है। इसके कारण आपका मामला शुरुआती स्तर पर ही खारिज हो सकता है, आपके मुवक्किल क्लाइंट को महत्वपूर्ण कानूनी उपचारों से हाथ धोना पड़ सकता है और मुकदमा शुरू होने से पहले ही आपके पेशेवर सम्मान को एक ऐसा गहरा, अपरिवर्तनीय धक्का लग सकता है जिसे संभालना मुश्किल होगा। इस सत्र में हम एक सिविल वाद पत्र की शारीरिक रचना एनाटॉमी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। हम सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के वैधानिक आदेशों का विश्लेषण करेंगे, महत्वपूर्ण न्यायिक मिसालों प्रेसिडेंट्स की समीक्षा करेंगे और एक वाक्य की संरचना का सटीक विश्लेषण करेंगे। पेन उठाने या अपने वर्ड प्रोसेसर को खोलने से पहले आपको एक वाद पत्र के बुनियादी दर्शन को समझना होगा। सिविल न्यायशास्त्र सिविल जुरिस्प्रूडेंस के तहत एक वाद पत्र केवल एक शिकायत पत्र नहीं है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 तरफा उद्देश्य को पूरा करता है। पहला, यह आपके मुवक्किल के मामले को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। यह वादी प्लेंटिफ के दृष्टिकोण से विवाद का आधिकारिक और अंतिम विवरण है जो आपके मुकदमे की अंतिम सीमाओं को तय करता है। दूसरा, यह अदालत का दरवाजा खटखटाने के सटीक कारण को स्पष्ट करता है और यह विस्तार से बताते हुए कि मुवक्किल के कानूनी अधिकारों का किस तरह उल्लंघन किया गया था, अदालत के हस्तक्षेप के न्यायिक क्यों को स्थापित करता है। तीसरा, यह अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड के भीतर मामले को दर्ज करता है, जिससे वह विवाद स्थायी रूप से संप्रभु न्यायिक ग्रिड सॉवरेन जुडिशियल ग्रिड पर आ जाता है। एक ऐसी बात जिसे कई युवा वकील नजरअंदाज कर देते हैं, वह यह है कि आपका वाद पत्र कानूनी युद्धक्षेत्र को हमेशा के लिए एक जगह लॉक कर देता है। अदालत आमतौर पर उस चीज से आगे नहीं देख सकती जिसे आपने स्पष्ट रूप से अपने वाद पत्र में नहीं लिखा है। यह अवधारणा सीधे तौर पर सेकंडम अलिगाटा एट प्रोबाटा के सिद्धांत से जुड़ती है, जिसका अर्थ है कि एक अदालत केवल उसी आधार पर मामला तय कर सकती है जो आरोप लगाए गए हैं और साबित किए गए हैं। यदि आप अपने वाद पत्र में किसी महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करने में विफल रहते हैं, तो आप ट्रायल के दौरान अचानक उसके लिए सबूत पेश नहीं कर सकते। विरोधी पक्ष तुरंत आपत्ति जताएगा और जज उस आपत्ति को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि प्रतिवादी डिफेंडेंट को बयानों में उस तथ्य की उचित सूचना कभी दी ही नहीं गई थी।
आपका वाद पत्र पूरे कानूनी मुकाबले के दायरे को परिभाषित करने का आपका इकलौता अवसर होता है। भाग 2 सीपीसी के मुख्य वैधानिक स्तंभ आदेश 6 और आदेश 7। आइए हम खुद को वैधानिक कानून में मजबूती से स्थापित करें। एक वाद पत्र मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 द्वारा नियंत्रित होता है, जो सामान्य रूप से बयानों प्लीडिंग्स को डिक्टेट करता है, और आदेश 7 द्वारा, जो विशेष रूप से वाद पत्र से संबंधित है। यदि आप अपने बेयर एक्ट को सीपीसी के आदेश 6 नियम 2 पर खोलेंगे, तो आपको सिविल ड्राफ्टिंग का सबसे सुनहरा और बुनियादी नियम मिलेगा। इसे 4 स्पष्ट, गैर परक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल उपनियमों में तोड़ा जा सकता है, जिन्हें आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। पहला, तथ्यों को लिखें, कानून को नहीं। प्लीड फैक्ट्स, नॉट लॉ। आपको अपने मामले की वास्तविक घटनाओं, तारीखों, घटनाओं, पार्टियों के कामों को दर्ज करना होगा। आपको वाद पत्र के पैराग्राफ के भीतर विशिष्ट धाराओं, अधिनियमों या अदालती फैसलों का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर पैसों का गबन करता है, तो आप उस अधिकृत रूप से पैसे निकालने की घटना का वर्णन करेंगे। आप आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की परिभाषा को समझाने या साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट का हवाला देने वाला पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। यह मानकर चला जाता है कि जज कानून जानते हैं। आपका काम उन तथ्यों को पेश करना है जिन पर वह कानून लागू होगा। दूसरा, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिखें। प्लीड मटीरियल फैक्ट्स ओनली। महत्वपूर्ण तथ्य वे होते हैं जो मुकदमा करने के आपके अधिकार को साबित करने और प्रतिवादी की निश्चित कानूनी देनदारी स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि कोई विवरण कानूनी परिणाम या पार्टियों के अधिकारों को नहीं बदलता है, तो वह अमहत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यह लिखना कि प्रतिवादी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए एक लाल कार में आपके कार्यालय आया था, एक अमहत्वपूर्ण तथ्य है। यह लिखना कि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए महत्वपूर्ण तथ्य है। अपने ड्राफ्ट को बिल्कुल सटीक, उद्देश्यपूर्ण और संक्षिप्त रखें। तीसरा, सबूतों को न लिखें। डू नॉट प्लीड एविडेंस। यह कानून के छात्रों और युवा इंटर्न द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलती है। आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना चाहिए, जिन्हें लैटिन में फैक्टा प्रोबंदा कहा जाता है, लेकिन आपको उन सबूतों को नहीं लिखना चाहिए जिनके द्वारा उन तथ्यों को साबित किया जाना है, जिन्हें फैक्टा प्रोबेंशिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आपको यह लिखना चाहिए कि प्रतिवादी ने एक निश्चित तारीख को एक प्रोमिसरी नोट निष्पादित एक्सिक्यूट किया था। आपको उन विशिष्ट गवाहों के बारे में नहीं लिखना चाहिए जिन्होंने हस्ताक्षर करते समय देखा था, या किस रंग की स्याही का उपयोग किया गया था, या वे गवाह ट्रायल के दौरान गवाही देते समय क्या कहेंगे। उसे ट्रायल के दौरान विटनेस बॉक्स के लिए बचाकर रखें। चौथा, आपके बयान संक्षिप्त, स्पष्ट और साफ सुथरे तरीके से क्रमांकित पैराग्राफों में विभाजित होने चाहिए। इसके अलावा, प्रशासनिक अस्पष्टता या धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी तारीखों, राशियों और नंबरों को अंकों और शब्दों दोनों में व्यक्त किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमेशा लिखें 5 लाख रुपए मात्र, यानी 5 लाख रुपए। हम इन नियमों के बारे में इतने सख्त इसलिए हैं क्योंकि हर सिविल मुकदमे पर एक तलवार लटकी रहती है। आदेश 7, नियम 11, जो वाद पत्र की अस्वीकृति रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्टेट करता है। यदि आपका वाद पत्र एक स्पष्ट वाद कारण कॉज ऑफ एक्शन का खुलासा करने में विफल रहता है, यदि मामला बयानों से ही किसी कानून जैसे सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट द्वारा वर्जित दिखाई देता है, या यदि इसका मूल्यांकन कम है या अपर्याप्त स्टैंप शुल्क का भुगतान किया गया है और आप अदालत द्वारा तय किए गए समय के भीतर इसे ठीक करने में विफल रहते हैं, तो जज शुरुआत में ही आपके वाद पत्र को खारिज कर देंगे। यह कितना खतरनाक है, इसे समझने के लिए हमें आदेश 7, नियम 11 के आसपास के न्यायशास्त्र को देखना होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मदनुरी श्री रामचंद्र मूर्ति बनाम के नागाभूषणम के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि जब कोई अदालत वाद पत्र को खारिज करने के आवेदन पर निर्णय लेती है, तो उसे कड़ाई से केवल वाद पत्र के पाठ, टेक्स्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को देखना चाहिए और कुछ नहीं। अदालत प्रतिवादी के बचाव को नहीं देख सकती, नहीं वह उसके लिखित बयान, रिटन स्टेटमेंट, को देख सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों द्वारा की जाने वाली चालाकी भरी ड्राफ्टिंग, क्लेवर ड्राफ्टिंग के खिलाफ चेतावनी दी थी। अक्सर
एक वकील एक वाद पत्र को इतनी कलात्मकता से तैयार करता है कि वह एक ऐसे मामले में भी वाद कारण का भ्रम पैदा कर देता है जहां वास्तव में कोई मामला ही नहीं होता, विशुद्ध रूप से सीमा अवधि लिमिटेशन पीरियड को बाईपास करने या किसी निर्दोष पार्टी को अदालत में घसीटने के लिए। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक ट्रायल जज को वाद पत्र को सार्थक और स्वाभाविक रूप से पढ़ना चाहिए। यदि पढ़ने से पता चलता है कि मुकदमा झूठा है या कानूनी रूप से वर्जित है, तो उसे आदेश 7 नियम 11 के तहत तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक ड्राफ्टमैन के रूप में आपका लेखन इतना पारदर्शी, कानूनी रूप से मजबूत और तथ्यात्मक रूप से सुसंगत होना चाहिए कि वह इस सख्त न्यायिक जांच से आसानी से बच सके। भाग 3 5 पॉइंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और डॉक्यूमेंट का विश्लेषण। ड्राफ्टिंग को व्यवस्थित बनाने के लिए हम एक संरचित 5 पॉइंट फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। हर सिविल वाद पत्र एक बुनियादी धन वसूली मनी रिकवरी के मुकदमे से लेकर एक जटिल बौद्धिक संपदा या संपत्ति बेदखली के विवाद तक इसी सटीक संरचनात्मक प्रवाह का पालन करता है। आइए प्रत्येक तत्व को इस तरह समझें जैसे कि हम अपनी मेज पर रखे किसी वास्तविक कानूनी दस्तावेज की समीक्षा कर रहे हों। पॉइंट 1 अदालत का विवरण और फोरम का चयन। आपके ड्राफ्ट के बिल्कुल शीर्ष केंद्र टॉप सेंटर पर सबसे पहला तत्व उस अदालत का नाम होता है जहां मुकदमा दायर किया जाना है। इसके लिए क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन के सटीक दोहरे विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आपको सीपीसी की धारा 16 से 20 के तहत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्थापित करना होगा। आइए दो अलग अलग प्रकार के मुकदमों की तुलना करके समझें कि यह कैसे काम करता है। यदि आप एक संपत्ति बेदखली प्रॉपर्टी एविक्शन का मुकदमा ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो धारा 16 अनिवार्य करती है कि मुकदमा विशेष रूप से वहीं दायर किया जाना चाहिए जहां वह अचल संपत्ति भौतिक रूप से स्थित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मकान मालिक दिल्ली में रहता है और किराएदार ने मुंबई में लीज पर हस्ताक्षर किए थे। यदि संपत्ति पुणे में है, तो कोर्ट हेडर में पुणे ही लिखा होना चाहिए। इसके विपरीत, यदि आप अनुबंध के उल्लंघन पर आधारित धन वसूली का मुकदमा ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो धारा 20 डिक्टेट करती है कि आप मुकदमा वहां दायर कर सकते हैं जहां प्रतिवादी रहता है, व्यवसाय करता है या जहां वाद कारण कॉज ऑफ एक्शन पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। यदि ऋण पुणे में वितरित किया गया था और समझौता वहीं निष्पादित किया गया था, तो वहीं आपका वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिससे पुणे की अदालतों को क्षेत्राधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही आपको सीपीसी की धारा 15 के तहत आर्थिक क्षेत्राधिकार पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का निर्धारण करना होगा, जो यह आदेश देती है कि प्रत्येक मुकदमा उसकी सुनवाई के लिए सक्षम सबसे निचले ग्रेड की अदालत में दायर किया जाएगा। आपको अपने दावे के सटीक वित्तीय मूल्य की गणना करनी होगी और अपने स्थानीय राज्य के सिविल कोर्ट एक्ट और सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के साथ उसका मिलान करना होगा। यह तय करता है कि आपका दावा एक सिविल जज जूनियर डिवीजन, एक सिविल जज सीनियर डिवीजन या एक जिला जज की मौद्रिक सीमा के अंतर्गत आता है या नहीं। एक मानक हेडर इस प्रकार होगा: पुणे में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में, जिसके बाद सिविल सूट नंबर और वर्ष के लिए एक खाली जगह होगी। पॉइंट 2 पार्टियों का विवरण और पहचान। इसके बाद पार्टियों की औपचारिक पहचान आती है। आदेश 7 नियम 1 के तहत आपको वादी और प्रतिवादी दोनों का नाम, विवरण और निवास स्थान प्रदान करना होगा। प्रारूप में विशिष्ट विवरणों को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। पूरा नाम, संबंधित माता-पिता या पति-पत्नी का बेटा या बेटी या पत्नी, आयु, व्यवसाय और पूरा आवासीय पता। यदि कई वादी या प्रतिवादी हैं, तो प्रत्येक को क्रमिक रूप से नंबर दिया जाना चाहिए। सटीक, विस्तृत पते अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि कोई अदालती समन गलत या अस्पष्ट पते के कारण तामील सर्व नहीं किया जा सकता है, तो आपके मामले को समन तामील करने में विफलता के लिए आदेश 9 के तहत गंभीर प्रक्रियात्मक देरी या बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए दो महत्वपूर्ण कानूनी अपवादों को देखें जिन्हें युवा ड्राफ्टमैन अक्सर पार्टियों के विवरण वाले हिस्से में नजरअंदाज कर देते हैं। पहला, क्या होगा यदि वादी या प्रतिवादी कोई नाबालिग, माइनर है या विकृत दिमाग अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है? आदेश 7 नियम 1 उपखंड डी के तहत आपको वैधानिक रूप से इस तथ्य को विवरण में स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। इसके अलावा सीपीसी के आदेश XXXII के तहत
एक नाबालिग या अक्षम व्यक्ति सीधे मुकदमा नहीं कर सकता और न ही उस पर सीधे मुकदमा किया जा सकता है। आपको यह बताना होगा कि वे एक नामित नेक्स्ट फ्रेंड या एक अभिभावक एड लाइटम के माध्यम से अपने हित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, आपका ड्राफ्ट इस प्रकार होना चाहिए: ABC, नाबालिग, आयु 14 वर्ष, अपने प्राकृतिक अभिभावक और नेक्स्ट फ्रेंड XYZ के माध्यम से इस उचित प्रतिनिधित्व को लिखने में विफल रहने पर मुकदमा प्रक्रियात्मक रूप से शून्य हो जाता है। दूसरा, आइए उस वास्तविक चुनौती को संबोधित करें जहां प्रतिवादी का पता वास्तव में अज्ञात है या प्रतिवादी मुकदमेबाजी से बचने के लिए जानबूझकर छिपा हुआ है। हालांकि कानून एक उचित पते का आदेश देता है। यदि आपने अपनी खोज पूरी कर ली है, तो आपको अंतिम ज्ञात पता या व्यवसाय का स्थान बताना होगा। यदि समन वहां तामील नहीं किया जा सकता है, तो आप मुकदमा करने का अपना अधिकार नहीं खोते हैं। आप सब्स्टिट्यूटेड सर्विस समन की वैकल्पिक तामील के लिए आदेश नियम 20 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह आपको वैकल्पिक तरीकों से नोटिस तामील करने की अनुमति देता है, जैसे कि अदालत के नोटिस बोर्ड पर समन को भौतिक रूप से चिपकाना या उस इलाके में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में पूरा नोटिस प्रकाशित करना जहां प्रतिवादी को आखिरी बार रहते हुए जाना गया था। एक बार प्रकाशित होने के बाद, कानून तामील को पूरा मानता है और आप ट्रायल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जाति, कास्ट को शामिल करने के संबंध में दशकों पहले उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक, पुराने टेम्पलेट्स में, आप अक्सर पिता के नाम के ठीक नीचे पार्टियों के विवरण में जाति के लिए एक पंक्ति देखेंगे। समकालीन कानूनी अभ्यास में जाति को शामिल करना पूरी तरह से अप्रचलित, अनावश्यक और हतोत्साहित किया जाता है, जब तक कि कोई विशिष्ट विशेष कानून, जैसे कि विशिष्ट व्यक्तिगत प्रथागत उत्तराधिकार कानून, आदिवासी भूमि संरक्षण अधिनियम या कृषि किराएदारी अधिनियम के तहत कोई मामला पार्टी की जाति या सामुदायिक स्थिति को एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बना देता जो मुकदमे की कानूनी स्थिति, छूट या खड़े होने के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो। अन्य सभी सामान्य नागरिक और व्यावसायिक मामलों में इस फील्ड को पूरी तरह से हटा दें और कड़ाई से केवल साफ सुथरी पहचान, आयु, व्यवसाय और आवासीय विवरणों पर टिके रहें। पॉइंट 3, तथ्यों का विवरण बयान। यह आपके दस्तावेज का मुख्य हिस्सा है। इसे कुशलतापूर्वक ड्राफ्ट करने के लिए हम तथ्यों को 2 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं: परिवर्तनीय तथ्य वेरिएबल फैक्ट्स और निश्चित तथ्य फिक्स्ड फैक्ट्स। परिवर्तनीय तथ्यों में आपके व्यक्तिगत मुवक्किल के मामले की अनूठी कहानी शामिल होती है। आइए तुलना करके देखें कि 2 सामान्य नागरिक विवादों के बीच कहानी की संरचना पूरी तरह से कैसे बदल जाती है। एक धन वसूली का मुकदमा बनाम एक संपत्ति बेदखली का मुकदमा। ऋण समझौते के उल्लंघन पर आधारित धन वसूली के मुकदमे में आपके परिवर्तनीय तथ्यों को कहानी को क्रमानुसार पेश करना चाहिए। पैराग्राफ एक व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है, उदाहरण के लिए कि वादी एक पंजीकृत व्यापारी है और प्रतिवादी एक पुराना थोक ग्राहक है। पैराग्राफ 2 लेनदेन की रूपरेखा तैयार करता है, यह बताते हुए कि किस सटीक तारीख को प्रतिवादी ने व्यावसायिक ऋण के लिए वादी से संपर्क किया, कितनी विशिष्ट राशि का अनुरोध किया गया था, सहमत ब्याज दर क्या थी और पुनर्भुगतान के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकृत समय सीमा क्या थी। पैराग्राफ 3 दस्तावेजों का विवरण देता है, यह बताते हुए कि प्रतिवादी ने एक औपचारिक ऋण समझौता और एक प्रोमिसरी नोट निष्पादित किया था। पैराग्राफ 4 उल्लंघन का विवरण देता है, यह बताते हुए कि किस सटीक तारीख को पुनर्भुगतान देय हुआ, प्रतिवादी ने कैसे डिफॉल्ट किया और उसके बाद एक अनादृत डिसऑनर्ड चेक वापस आ गया। अब देखिए कि यदि आप संपत्ति बेदखली का मुकदमा ड्राफ्ट कर रहे हैं तो परिवर्तनीय तथ्य पूरी तरह से कैसे बदल जाते हैं। यहां आपके विवरण को वित्तीय ऋणों या ब्याज दरों से कोई सरोकार नहीं है। पैराग्राफ 1 को स्वामित्व स्थापित करना चाहिए, यह बताते हुए कि वादी अनुसूचित संपत्ति स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी का पूर्ण स्वामी है। पैराग्राफ 2 लीज डीड के निष्पादन, मासिक किराए की राशि, सुरक्षा जमा और संपत्ति के रखरखाव के संबंध में विशिष्ट शर्तों का विवरण देते हुए किराएदारी समझौते की रूपरेखा तैयार करता है। पैराग्राफ 3 उल्लंघन या समाप्ति का विवरण देता है, यह बताते हुए कि किराएदार लगातार महीनों तक किराए का भुगतान करने में विफल रहा या लीज समाप्त होने के बावजूद खाली करने में विफल रहा। पैराग्राफ 4 अवैध कब्जे का विवरण देता है,
यह बताते हुए कि लीज की वैध समाप्ति के बाद किराएदार का कब्जा एक अतिक्रमणकारी ट्रेसपासर जैसा हो गया है। एक बार जब आपका क्रमानुसार विवरण पूरा हो जाता है तो आपको तुरंत निश्चित तथ्यों फिक्स्ड फैक्ट्स की ओर बढ़ना चाहिए। ये वे अनिवार्य क्षेत्राधिकार संबंधी बॉयलर प्लेट हैं जो वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक सिविल वाद पत्र के अंत के पास दिखाई देने चाहिए। 5 महत्वपूर्ण निश्चित तथ्य हैं जिन्हें आपको शामिल करना होगा। पहला है प्रीसूट लीगल नोटिस। प्रीसूट लीगल नोटिस का पैराग्राफ। आपको यह बताना होगा कि क्या प्रतिवादी को एक औपचारिक मांग या कानूनी नोटिस तामील किया गया था। तामील की तारीख, प्रेषण का तरीका जैसे कि पंजीकृत डाक एडी या स्पीड पोस्ट, और प्रतिवादी की उसके बाद की अनुपालन करने में विफलता। दूसरा है वाद कारण कॉज ऑफ एक्शन का पैराग्राफ। आपको स्पष्ट रूप से उन सटीक तारीखों और घटनाओं को बताना होगा जब वाद कारण उत्पन्न हुआ था। यह आदेश 7 नियम 1 के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है। आपको प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों, डिफॉल्ट की तारीख और मुकदमा करने का अधिकार कब परिपक्व हुआ, इसके बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाना होगा। उदाहरण के लिए, आप लिखते हैं यह कि वाद कारण 12 जनवरी 2024 को उत्पन्न हुआ जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और अंत में 12 जनवरी 2025 को जब प्रतिवादी परिपक्वता पर राशि चुकाने में विफल रहा। तीसरा सीमा लिमिटेशन का पैराग्राफ है। सामान्य परिस्थितियों में आदेश 7 नियम 1 के लिए आपको केवल यह दिखाना आवश्यक होता है कि आपका मुकदमा सीमा अधिनियम 1963 द्वारा निर्धारित मानक अवधि के भीतर लाया गया है। अनुबंध के उल्लंघन के लिए यह आमतौर पर उस तारीख से 3 वर्ष होता है जब वाद कारण उत्पन्न हुआ था। हालांकि आपको आदेश 7 नियम 6 के तहत एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक नियम के बारे में पता होना चाहिए जो सीमा से छूट exemptions from limitation से संबंधित है। यदि आप अपना मुकदमा मानक 3 साल की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर कर रहे हैं तो आपका वाद पत्र पहले ही दिन खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि आप अपने पाठ के भीतर छूट के कानूनी आधार को स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 3 साल बीत चुके हैं लेकिन प्रतिवादी ने आपको एक निश्चित तारीख को कर्ज स्वीकार करते हुए एक पत्र या एक ईमेल लिखा था तो वह पावती सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा की घड़ी को पूरी तरह से रीसेट कर देती है। आदेश 7 नियम 6 के तहत आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा, वादी सीमा अधिनियम 1963 की धारा 18 के तहत सीमा के कानून से छूट चाहता है क्योंकि प्रतिवादी ने एक विशिष्ट तारीख को ऋण की लिखित पावती दी थी। यदि आप वाद पत्र में इस छूट को स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं तो जज के पास इसे देने की कोई शक्ति नहीं है और आपका मामला खारिज कर दिया जाएगा। चौथा आदेश 7 नियम 1 के तहत क्षेत्राधिकार दावा जुरिस्डिक्शनल असर्शन का पैराग्राफ है। आपको स्पष्ट रूप से उन तथ्यों को बताना होगा जो दिखाते हैं कि अदालत के पास क्षेत्राधिकार है। उदाहरण के लिए, यह बताते हुए कि अनुबंध निष्पादित किया गया था, संपत्ति स्थित है या प्रतिवादी अदालत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर रहता है। पांचवा आदेश 7 नियम 1 के तहत मूल्यांकन और कोर्ट फीस वैल्यूएशन एंड कोर्ट फीस का पैराग्राफ है। आपको क्षेत्राधिकार और कोर्ट फीस के उद्देश्यों के लिए मुकदमे की विषय वस्तु का सटीक मूल्य बताना होगा और स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा कि स्थानीय कोर्ट फीस अधिनियम के अनुसार आवश्यक कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है। पॉइंट 4 राहत और प्रार्थना रिलीफ प्रेयर क्लॉज। पॉइंट नंबर 4 राहत है, जिसे आमतौर पर प्रार्थना पैराग्राफ के रूप में जाना जाता है, जो सीपीसी के आदेश 7 नियम 7 द्वारा नियंत्रित होता है। अदालत ऐसी कोई राहत नहीं देगी जिसकी आपने स्पष्ट रूप से मांग नहीं की है। आपकी प्रार्थना सटीक, स्पष्ट उपखंडों में विभाजित और कानूनी रूप से व्यावहारिक होनी चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप अदालत से क्या उम्मीद करते हैं, जिसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न हो। उदाहरण के लिए, वादी प्रार्थना करता है कि यह माननीय अदालत कृपया क मूल राशि की वसूली के लिए एक डिक्री पारित करे, ख मुकदमा दायर करने की तारीख से वसूली तक एक विशिष्ट प्रतिशत पर लंबित मुकदमा पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज दे, और ग मुकदमे का खर्च दे। हमेशा अपनी प्रार्थना को एक अंतिम सर्वसमावेशी खंड ऑम्निबस क्लॉज के साथ समाप्त करें जो इस प्रकार पढ़ता है,
कोई अन्य या आगे की राहतें पारित करें जो यह माननीय अदालत न्याय और निष्पक्षता के हित में उचित और उपयुक्त समझे। यह अदालत को उन सहायक राहतों को देने की न्यायिक लचीलापन प्रदान करता है जो आपके मुख्य बयानों से स्वाभाविक रूप से निकलती हैं लेकिन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं थीं। पॉइंट 5 हस्ताक्षर और सत्यापन, सिग्नेचर्स एंड वेरिफिकेशन। आपके वाद पत्र के अंतिम भाग में सत्यापन प्रोटोकॉल शामिल है। आदेश 6 नियम 14 के तहत प्रत्येक बयान पर पार्टी और उनके वकील द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि वादी कोई कॉर्पोरेट इकाई है तो इस पर एक औपचारिक बोर्ड प्रस्ताव द्वारा समर्थित निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसके अलावा आदेश 6 नियम 15 के तहत वाद पत्र के बिल्कुल अंत में एक औपचारिक सत्यापन खंड, वेरिफिकेशन क्लॉज, होना चाहिए। वादी को वाद पत्र के क्रमांकित पैराग्राफों के संदर्भ में यह निर्दिष्ट करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी से क्या सत्यापित करते हैं और कानूनी वकील से प्राप्त जानकारी के आधार पर वे क्या सही मानते हैं। इस सत्यापन का गंभीर कानूनी महत्व है क्योंकि यह शपथ के तहत दिया गया एक औपचारिक बयान है, इसलिए सत्यापित पैराग्राफ के भीतर किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर गलत बताने पर अदालत के समक्ष झूठे बयान देने और जालसाजी, पर्जरी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और इसके कारण आपका सिविल मुकदमा तुरंत खारिज हो सकता है। भाग 4 3 विशेष गलतियां और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। अपनी ड्राफ्टिंग को एक शौकिया स्तर से उठाकर एक अनुभवी वकील के स्तर तक ले जाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण वास्तविक दुनिया के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के जाल से सावधान रहें जो दावों को विभाजित करने, स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स, से संबंधित है। यह नियम आदेश देता है कि प्रत्येक मुकदमे में उस विशिष्ट वाद कारण के संबंध में किए जाने वाले दावे का पूरा हिस्सा शामिल होना चाहिए। यदि आप निचली अदालत के आर्थिक क्षेत्राधिकार में फिट होने के लिए या किसी अन्य कारण से अपने दावे के किसी भी हिस्से को जानबूझकर छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं, तो आपको उस छोड़े गए हिस्से के लिए बाद में मुकदमा दायर करने से हमेशा के लिए रोक दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किराएदार पर आपका वर्ष 2024 और वर्ष 2025 दोनों का किराया बकाया है और आप 2026 में केवल 2024 के किराए का दावा करते हुए मुकदमा दायर करते हैं बिना बाकी को छोड़ने के लिए अदालत की स्पष्ट अनुमति लिए, तो आप 2025 के किराए के लिए मुकदमा करने का अपना अधिकार हमेशा के लिए खो देते हैं। आपको समग्र रूप से सोचना चाहिए और उस वाद कारण से उत्पन्न होने वाले सभी बकाया दावों को शामिल करना चाहिए। दूसरा, दस्तावेजों को पेश करने के संबंध में आदेश 7 नियम 14 के सख्त आदेश को समझें। एक वादी को वे सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने होंगे जिन पर वे भरोसा करते हैं या अपने दावे का आधार बनाते हैं और वाद पत्र के साथ उनकी प्रतियां सौंपनी होंगी। कई युवा वकील गलती से सोचते हैं कि वे ट्रायल के दौरान विरोधी को हैरान करने के लिए अपने सबसे अच्छे दस्तावेजी सबूतों को छिपाकर रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। आदेश 7 नियम 14 उपनियम 3 के तहत यदि आप वाद पत्र प्रस्तुत करते समय कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहते हैं, तो वह दस्तावेज अदालत की स्पष्ट, विवेकाधीन अनुमति के बिना मुकदमे की सुनवाई के समय आपकी ओर से सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस अनुमति को प्राप्त करने के लिए एक अलग आवेदन दायर करने और जज को असाधारण, ठोस कारण दिखाने की आवश्यकता होती है। यदि जज संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपका महत्वपूर्ण सबूत पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, जिससे आपके जीतने की संभावना समाप्त हो जाएगी। तीसरा, वैधानिक प्रीसूट नोटिस, विशेष रूप से सीपीसी की धारा 80 का अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि आप सरकार या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए किसी कार्य के संबंध में एक सिविल मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो धारा 80 2 कैलेंडर महीनों के सख्त पूर्व लिखित नोटिस का आदेश देती है। इस नोटिस को तामील किए बिना या धारा 80 उपनियम 2 के तहत तत्काल अंतरिम राहत के मामलों में इसे माफ करने के लिए अदालत से विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना वाद पत्र दायर करने पर आपका वाद पत्र तुरंत खारिज या वापस कर दिया जाएगा। मुकदमा दायर करने से पहले हमेशा जांच लें कि प्रतिवादी कौन है। भाग 5 करियर ब्लूप्रिंट और निष्कर्ष। निष्कर्ष निकालने से पहले अदालत में अपना पहला मामला प्रस्तुत करने की तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अंतिम प्रशासनिक नोट, एक वाद पत्र पूरी तरह से अकेले किसी रजिस्ट्री में नहीं जा सकता।
जब आप अपना भौतिक फाइलिंग पैकेट तैयार करते हैं, तो आपके वाद पत्र के साथ कई महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। इनमें वकालतनामा शामिल है, जो वकील के रूप में आपको मुवक्किल की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाला दस्तावेज है। आदेश 7, नियम 14 के तहत दायर दस्तावेजों की औपचारिक सूची, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक स्पष्ट प्रशासनिक इंडेक्स, मामले का एक संक्षिप्त शुरुआती सिनॉप्सिस और एक अधिकृत नोटरी या शपथ आयुक्त के समक्ष हस्ताक्षरित एक अलग सत्यापन हल्फनामा, वेरिफिकेशन एफिडेविट। सिविल ड्राफ्टिंग में महारत हासिल करना पेशेवर स्वतंत्रता का आपका सबसे तेज, सबसे निश्चित टिकट है। जब आप किसी लॉ फर्म में शामिल होते हैं या किसी सीनियर एडवोकेट के साथ इंटर्नशिप करते हैं, तो आप पहले ही दिन हाई कोर्ट में जटिल मौखिक बहस नहीं संभाल रहे होंगे। हालांकि, यदि आपका सीनियर आपको मुवक्किल के समझौतों, बैंक बयानों और नोटिसों की एक बिखरी हुई, अव्यवस्थित फाइल सौंपता है, और आप 24 घंटे बाद एक साफ, संरचित, कानूनी रूप से सटीक सिविल वाद पत्र के साथ लौटते हैं जो सीपीसी के आदेशों का कड़ाई से पालन करता है, तो आप तुरंत खुद को अमूल्य बना लेते हैं। आप अपने कार्यालय के प्रशासनिक सुधार के घंटों बचाते हैं, और वह दक्षता पेशेवर भरोसे और तेजी से करियर की प्रगति में बदल जाती है। ड्राफ्टिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक सटीक, मैकेनिकल कौशल है। यह निरंतर, विचार विमर्श अभ्यास के माध्यम से विकसित होने वाली एक मांसपेशी है। काल्पनिक विवादों को लें, वास्तविक दुनिया के वाणिज्यिक अनुबंधों का विश्लेषण करें, अदालत की रजिस्ट्रियों का अध्ययन करें और इस 5 पॉइंट फॉर्मूले का उपयोग करके संरचित वाद पत्र बनाने का अभ्यास करें। सिविल मुकदमों के इस बुनियादी शिल्प में महारत हासिल करने के लिए अपना समय समर्पित करने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, ड्राफ्ट करते रहें और अपने कानूनी कौशल को और निखारते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार या सवाल हमारे साथ जरूर शेयर करें। लगातार कानूनी अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा में। जय हिंद, जय भारत।